कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, केपीटी स्टडी क्लासेस के इस वर्चुअल कक्षा में मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज, आपकी दूसरी पुस्तक के 6ठे अध्याय जल संसाधन को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, जल एक बेहद बहुमूल्य संसाधन है। ये एक नवीकरण या चक्रीय संसाधन इसको कहते हैं। चक्रीय का मतलब आप समझ सकते हैं कि जल किस रूप में हमें प्राप्त होता है। अत्यधिक गर्मी के कारण जब समुद्र से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो पानी ऊपर वायुमंडल में जाता है, बादल बनने की प्रक्रिया होती है, वो बादल मेघ के रूप में बरसते हैं, पानी जमीन पर आता है, धरातल पर आता है। कुछ पानी हमारी पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है, यानी उसका कुछ हिस्सा भूमिगत जल के रूप में चला जाता है, और शेष जल जो होता है वो नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से होता हुआ समुद्र में जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए हम जल संसाधन को एक नवीकरण या चक्रीय संसाधन कहते हैं। बच्चों, वैसे तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल ही जल है, यानी केवल 29% भाग पर धरातल है, बाकी 71% हिस्से पर जल ही जल है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जल का अथाह भंडार पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इस संपूर्ण जल का केवल 3% जल ही लवण मुक्त जल है, यानी वह मीठा जल जिसका हम उपयोग करते हैं वो मात्र 3% ही है। और आप जानते हैं, इसी 3% जल का उपयोग हम अपने पीने के लिए, खेत सींचने के लिए, उद्योगों और अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त करते हैं। इस 3% जल का भी एक बड़ा हिस्सा पर्वतीय चोटियों पर हिमानियों के रूप में जमा है, जो हमको नदियों के माध्यम से धीरे धीरे प्राप्त होता है। उपयोग युक्त जल की सभी जगह समान रूप से प्राप्ति भी नहीं होती। जल की लगातार बढ़ती हुई मांग, उसके अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण की समस्या भी जल को लेकर लगातार बढ़ रही है, जो निश्चित रूप से एक न एक दिन एक विकराल रूप धारण करेगी। कुछ लोग तो ऐसी आशंका भी व्यक्त करते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग अपने देश में जल संसाधन की उपलब्धता को जानें, उसके उपयोग के प्रति सजग हों, मितव्ययता से उपयोग का ढंग सीखें और साथ ही साथ उसके संरक्षण के उपायों को अपनाएं। तो आइए इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत में जल संसाधन की उपलब्धता कितनी है। बच्चों, आपको एक तथ्य बताता हूं कि भारत में पूरी दुनिया की जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है, यानी हिंदुस्तानियों की संख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 16% है। जबकि उपयोग युक्त जल जो हमें मिला है, हमारे हिस्से में है, वो है केवल 4%। विश्व की 16% जनसंख्या के लिए 4% जल, यही समस्या शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक वर्ष में भारत में वर्षा से हमें 4000 घन किलोमीटर जल की प्राप्ति होती है। 4000 घन किलोमीटर यानी क्यूब किलोमीटर। अगर संपूर्ण जल का हम उपयोग करने में सक्षम रहें तो भी बात बनती है, लेकिन यहां भी एक मुश्किल है। मुश्किल यह है कि हम इस 4000 घन किलोमीटर जल जो प्रतिवर्ष हमें वर्षा के रूप में मिलता है, 1869 घन किलोमीटर जल ही हमको धरातली और भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है।
और इसका भी केवल 60% हिस्सा ही उपयोग किया जा पा रहा है। इस प्रकार भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर ही है। भारत में जल संसाधन निम्न रूपों में उपलब्ध है। अब हम इसकी बात करेंगे। एक हमें पहले मिलता है धरातलीय जल संसाधन। हमारे देश में धरातलीय जल संसाधन की क्या स्थिति है, आइए ये जानते हैं। नदियां, झीलें, ताल तलैया और तालाब, ये धरातलीय जल के 4 स्रोत हैं जो हमारे देश में उपलब्ध हैं। देश की कुल नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ, मैं यहां उन नदियों की बात कर रहा हूं, नदियों का तो पूरे हमारे देश में एक जाल सा है, लेकिन ऐसी नदियां जो 1.6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हैं, ऐसी मुख्य और सहायक नदियों की कुल संख्या हमारे देश में 10,360 है। यानी 10,360 नदियां हैं जो 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं। भारत के सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह जो है वो 1869 घन किलोमीटर है, लेकिन स्थलाकृतिक, जलीय और अन्य दबाव के कारण केवल 690 घन किलोमीटर यानी मात्र 32% जल का ही उपयोग हो पाता है। नदी में जो जल बह रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र और जो वर्षा उस क्षेत्र में हो रही है उस पर निर्भर करता है। यानी जिस नदी की द्रोणी बहुत लंबी चौड़ी है और जिस नदी क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है उस नदी का प्रवाह भी तेज होता है। उस नदी का प्रवाह, जो जल की मात्रा जो घन किलोमीटर में हम बता रहे हैं, वो भी अधिक होती है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है कि यहां पर 60% जल इन्हीं 3 नदी बेसिनों में हमको मिलता है, जो धरातलीय जल संसाधन नदियों के जल के रूप में हमको प्राप्त है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। यद्यपि गोमती, कृष्णा और कावेरी नदियों का वार्षिक जल प्रवाह अधिकतम भाग उसका उपयोग किया जाता है, यानी जो 3 नदियां मैंने नाम लिया, गोमती, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों का जो वार्षिक जल प्रवाह है उसका अधिकतम भाग हम प्रयोग कर लेते हैं। जबकि अत्यधिक जो 60% अभी मैंने बताया कि 3 नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उनमें 60% जल की उपलब्धता है, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन भी उनमें है। उन दोनों बेसिनों में जल प्रवाह का प्रयोग अभी कम हो पा रहा है। यह भी एक तथ्य है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने देश में प्राप्त भूमिगत जल संसाधन की। बच्चों, धरातलीय भूमिगत जल संसाधन के पहले मैं अभी तो सिर्फ मैंने नदियों के बारे में बताया, थोड़ा झीलों और ताल तलैया की भी चर्चा कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, जो धरातलीय जल का दूसरा स्रोत है वो है झील। और आप जानते हैं झील भी हमारे देश में पाई जाती है। कुछ पर्वतीय स्थानों पर भी झीलें हैं, जैसे कश्मीर की डल झील और नैनीताल झील जो उत्तराखंड में है। इसके साथ राजस्थान में भी कुछ छोटी झीलें पाई जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो झील हैं वो हम देखते हैं कि भारत की जो लंबी तटरेखा है उस पर कई दांतेदार लेगून्स और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बड़े धरातलीय जल संसाधन इन्हीं लेगूनों और झीलों में उपलब्ध हैं। इनका जल खारा होता है क्योंकि समुद्र जल से बनती हैं, इसलिए इस खारे जल का उपयोग विशेष रूप से पीने इत्यादि के लिए तो नहीं हो पाता, लेकिन मछली पालन, चावल की कुछ विशेष किस्मों को उगाने के लिए और नारियल की खेती के लिए जो सिंचाई होती है उसमें इस जल का प्रयोग, जो लेगून्स में जल मिलता है उसका प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के ही कुछ राज्यों में हमको ताल, तलैया और तालाब भी मिलते हैं, वहीं पे उनकी संख्या ज़्यादा है। उत्तर भारत में इनकी संख्या कम है। हालांकि किसी जमाने में प्राचीन काल में उत्तर भारत के में भी
तमाम गांव और शहरों में तालाब जरूर हुआ करते थे, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या से तालाब का क्षेत्र सिकुड़ता चला जा रहा है। लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं और वो उस पर घर बना ले रहे हैं, जिससे इनकी संख्या कम होती जा रही है। जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये इसमें वर्षा का जल संचित होता था, जो बाद में जब सूखा पड़ता था या वर्षा काल के बाद का जो समय होता था गर्मियों में, वो उसका प्रयोग यहाँ पे उस रूप में किया जाता था। ठीक है, फिर अभी आगे बात करते हैं। अब भूमिगत जल की बात। भूमिगत जल संसाधन, बच्चों भूमिगत जल की संसाधन हमारे भूमिगत जल संसाधनों की जो उपलब्धता हमारे देश में है वो लगभग 432 घन किलोमीटर है, जिसका लगभग 46% भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों के नीचे पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु के जो भौम जल का उपयोग है वो सबसे अधिक होता है, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में मध्यम रूप से भौम जल का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल में कम भूमिगत जल का उपयोग होता है। भूमिगत जल एक बेहद महत्वपूर्ण निधि के समान है, जिसका उपयोग बेहद मितव्ययतापूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग भविष्य के लिए बेहद घातक होगा। भविष्य में सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है और यह विघटन का भी कारण बन सकता है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं और भारत में जल की मांग और उपयोग इसको समझते हैं। जल की मांग और उपयोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि के लिए सिंचाई बेहद आवश्यक होती है और सिंचाई के लिए जल आवश्यक होता है। यही कारण है कि पंचवर्षीय योजनाओं में हरित क्रांति के दृष्टिगत सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। देश की विभिन्न नदियों पर स्थापित कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, ये सब इसी उद्देश्य से स्थापित की गई थी। इनमें तमाम उद्देश्यों के साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य शामिल था वो था सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना। तो भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई अर्थात कृषि सेक्टर में किया जाता है। धरातली जल का 89 यानी 89% और भौम जल का 92 यानी 92% जल का उपयोग कृषि कार्य में होता है। आपको देश में पानी की खपत का एक नया आंकड़ा देता हूं, जो अभी मैंने अखबार में देखा। NCIWRD यह संस्था है, NCIWRD, इसने 2019 का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जिससे हमको पता चलता है कि इस आंकड़े के अनुसार भारत में 78% पानी सिंचाई के काम में आता है, यानी 78% जल का उपयोग सिंचाई के क्षेत्र में होता है। 6% घरेलू उपयोग में, यानी हमारे पीने, नहाने, खाने इत्यादि में, 5% उद्योगों में, 3% ऊर्जा के विकास में और 8% अन्य गतिविधियों में किया जाता है। यह बिल्कुल नया आंकड़ा 2019 का NCIWRD के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको। तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सिंचाई के लिए जल की मांग की क्या स्थिति है हमारे देश में। बच्चों, भारत में वर्षा का स्थानिक और सामयिक वितरण बेहद असमान है, यह आप जानते हैं। यानी देश के सभी भागों में समान रूप से वर्षा नहीं होती और साथ ही साथ निश्चित समय पर भी वर्षा नहीं होती। उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन के पठार विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। देश के अधिकांश भागों में गर्मियों और सर्दियों में वर्षा बहुत कम होती है, सिर्फ मानसून काल में ही वर्षा होती है। फलस्वरूप जिन भागों में गर्मियों और सर्दियों में बहुत कम वर्षा होती है, वहां शुष्कता पाई जाती है। इसलिए इन शुष्क प्रदेशों में
विशेष रूप से शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के कृषि कार्य करना संभव नहीं होता। पश्चिम बंगाल और बिहार में तो किसी वर्ष मानसून काल में भी वर्षा नहीं होती और ये क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे सिंचाई बेहद आवश्यक हो जाती है। चावल, गेहूं, जूट और गन्ना ये ऐसी फसलें हैं जिसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आपको पता है, एक अनुमान के मुताबिक 1 किलो गेहूं उगाने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार चावल के लिए तो और पानी की जरूरत पड़ती है, जो एक अनुमान के मुताबिक 1 किलोग्राम चावल उत्पन्न करने के लिए लगभग 2500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में धरातली यानी भूमिगत जल का दोहन करना निश्चित रूप से आवश्यक हो जाता है। बहुफसलीकरण के लिए भी सिंचाई बेहद आवश्यक है। असिंचित भूमि की अपेक्षा सिंचित भूमि में उत्पादन अधिक होता है। पंजाब, हरियाणा और जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहां कृषि विकास की हरित क्रांति की सफलता सिंचाई की बढ़ाई गई सुविधाओं पर ही संभव हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 85% भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे गेहूं और चावल का बेहतर उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सिंचाई कार्य के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है और उसका उपयोग किया जा रहा है। अब हम एक संभावित जल समस्या की बात करते हैं। इतने से आपको एक अनुमान तो लग ही गया होगा कि जल की क्या समस्याएं हैं और भारत में जो आगे चलकर क्या जल समस्याएं संभावित हैं। जनसंख्या की जो विकराल वृद्धि है, उससे प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता दिन प्रतिदिन हमारे देश में कम होती जा रही है। साथ ही जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू अपशिष्टों से प्रदूषित भी हो रहा है। यही कारण है कि उपयोगी जल की उपलब्धता निरंतर सीमित होती जा रही है। यह समस्या आगे और विकराल रूप भी ले सकती है, इसकी पूरी संभावना है। इसी क्रम में हम जल के गुणों के ह्रास की बात करेंगे। दूषित पदार्थों से रहित जल शुद्ध होता है, आप जानते हैं। अगर जल में किसी प्रकार का दूषित पदार्थ नहीं मिला हुआ है तो वो शुद्ध है, और ये जल की गुणवत्ता को बताता है। यानी जल की शुद्धता ही जल की गुणवत्ता को बताती है कि पानी कितना अच्छा है। जब एक शुद्ध जल में बाहरी पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक कचरे और घरेलू अपशिष्टों का जल में मिलाप हो जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है और प्रदूषित जल की गुणवत्ता में ह्रास पैदा हो जाता है, जिससे वह हमारे उपयोग लायक नहीं रह जाता। नदियों, झीलों, अन्य जलाशयों, यहाँ तक कि समुद्रों में इन विषैले पदार्थों के घुल मिल जाने से जल प्रदूषण बढ़ता जाता है और इसके गुणों में निरंतर कमी आती जाती है। जलीय तंत्र पर भी इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी प्रदूषित पदार्थ धरातल के नीचे तक पहुंच जाता है, जिससे हमारा भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। भारत में कई नदियां बेहद प्रदूषित हैं। शहरों का सीवर तक इन नदियों में बह रहा है। विशेष रूप से दो प्राचीन गंगा और यमुना नदियां तो सबसे प्रदूषित मानी जाती हैं हमारे देश में। तो इस प्रकार जल के गुणों का ह्रास ये भी एक बड़ी समस्या हमारे देश के लिए है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर के इन सभी बिंदुओं को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इस लेसन के शेष बचे बिंदुओं के साथ हम आपसे अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।